संसद पढ़ रहे थे कल हम लोग। अच्छा, संसद में हम लोगों ने कल शुरुआत पढ़नी स्टार्ट कर दी थी और आर्टिकल 52 से 78 इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई थी। मेन पढ़ना शुरू किया था 79 से 122, इसको टारगेट करके पढ़ रहे थे, जिसमें कल दो पार्ट पढ़े थे हमने, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और शुरुआत राज्यसभा से इसीलिए की जाती है क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है। कल शायद राज्यसभा ही पढ़ा था। चलो आज इसके अगले पार्ट पे पहुंचेंगे और अब हम सब लोग इस टॉपिक को पेपर में कुछ भी आए हमें दिक्कत ना हो इस लेवल तक तैयार कर लेंगे। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थाई है, निम्न है, 5 साल बाद टूटना ही टूटना है। 543 मेंबर, अगर कभी पीओके मिला तो 7, यानी कितने? 550। अभी पिछले साल आर्टिकल 331 यूजलेस हो गया, जिसके 2 एंग्लो इंडियन इसके मेंबर बना करते थे। ये हमें पता है ना सारी बातें। इस तरफ आ जाएं। स्थायी है, आज तक कभी एक साथ नहीं टूटा। 1/3 मेंबर 2 साल बाद रिटायर, जिन्हें काम करते हुए 6 साल। इसको उच्च सदन कहते हैं 2 पावर्स के कारण। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS, IPS, IFS नए बनाने हो तो, और अगर राज्य सूची के किसी टॉपिक को केंद्र को सौंपना हो तो ये आर्टिकल 249 और 312 के तहत 2 शक्तियां सिर्फ किसके हाथ में हैं? इसलिए ये उच्च सदन है। ये सब बातें बहुत बेसिक बातें हैं, सबको पता है। लोकसभा का काम संभालने के लिए इनमें से एक अध्यक्ष है, अगर ये प्रेजेंट ना हो तो उपाध्यक्ष है, और अगर ये भी प्रेजेंट ना हो तो सभापति। इनका काम संभालने बिना बात आ जाएगा। अब ये दोनों एब्सेंट हो गए, मान लो बैठक है और ना अध्यक्ष पहुंचा ना उपाध्यक्ष, फिर क्या करें? इसके बाद ध्यान से सुन लो, राष्ट्रपति एक पैनल बनाता है जिसमें जनरली 6 सदस्य होते हैं। इनमें से जो मुखिया होगा वो लोकसभा की अध्यक्षता संभालेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबने रट रखे हैं। अब हमें थोड़ा सा एडवांस जानना पड़ेगा। हमने ये रट रखा है अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष ना हो तो हम सोचते ही नहीं। लेकिन ये पेपर में आ जाए कि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो कौन अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया पैनल में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा। पेपर में ऑप्शन आ जाएगा लोकसभा स्वयं निर्णय लेगी, तो हमें लगेगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है कि अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो लोकसभा बताए। नहीं, लोकसभा नहीं बताएगी। कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति का पैनल में से डिसीजन होगा कि भाई हम में, और जनरली किसको बनाएंगे? जो सीनियर मोस्ट होगा। ये वही लोग होते हैं जो बड़े लीडर्स हैं, नामी गिरामी, जो बहुत सालों से MP बन रहे हैं। जिस तरह लोकसभा को संभालने के सभापति उपसभापति हैं, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, ऐसे ही राज्यसभा के लिए कौन है? सभापति। और ये नहीं है तो हाँ, उपसभापति भी नहीं है, तो फिर इनका भी सीनियर मोस्ट देख लेते हैं। वैसे ऐसी कंडीशन कम आती है। इसकी टेंशन ज्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका आपसे जनता से लेना देना ऐसा सच है ही नहीं। क्या ये हमारे प्रति उत्तरदायी है? यह लोकसभा, हमने देखा था लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता है, और जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन करके अपने MP कहाँ भेज रखे हैं? इनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। बताओ भाई, देश में पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है? तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? हम इनसे पूछ सकते हैं। हम राज्यसभा के MP से ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि हमने उनको बना ही नहीं रखा। राज्यसभा वालों को बनाया था हमारे राज्य के MLA ने, तो हम पूछने वाले कौन? जिसने ताकत दी है वही क्वेश्चन पूछेगा ना। हमने अपने लोकसभा के MPs को ताकत दी कि आप 5 साल हमारे देश पे राज करो, और हमारे बिहाफ पे आप देखो कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या खराब। तो ये जनता की ताकत, जनता की शक्ति इनके हाथ में है, इसलिए जवाबदेही कहाँ पर है? लोकसभा में। ये सारी बातें हमें पता है ना तुम लोगों की बातें। अब किताब उठाओ, जो जो डिफरेंट पॉइंट होगा उसको हम अंडरलाइन करते चलेंगे। कल हम लोगों ने पेज 77 तक पढ़ा था, देखना 77 कंप्लीट हो गया था। ये दो बातें, ये गणपूर्ति कंप्लीट हो गया था ना, ठीक है।
सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ा था, सेकंड लास्ट पढ़ना था, ठीक है। कोरम पढ़ा था, गण पूर्ति। पेज नंबर 77 पे सेकंड लास्ट पॉइंट में टिक मार्क कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ो और समझो। दूसरे सदन यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ समझना है। एक तरीका ये हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद दूसरे सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या भारत में ऐसा है? जो लिस्ट है राज्यसभा की, क्या वो असमान, क्या वो इससे प्रभावित है कि कितनी जनसंख्या है या नहीं है? तभी तो यूपी की जनसंख्या के अकॉर्डिंग राज्यसभा की 31 सीटें हैं और हरियाणा की 5। तो ये जो पहला पॉइंट है, क्या ऐसे बंटवारा किया गया है? नहीं। दोबारा देखो, एक तरीका हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को समान आकार न होने के बावजूद, जनसंख्या न होने के बावजूद दूसरे सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या तुम्हारे देश में ऐसा है? नहीं है। पढ़ो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या ये सही बात है हमारे लिए? हमारा असमान है, कहीं सीटें कम हैं, कहीं ज्यादा। फिर पढ़ना, अर्थात द्वितीय सदन में, अंडरलाइन करो, ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्या भारत में ये वाली बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो हम लिस्ट याद करते हैं, वरना बराबर होते। आगे टिक करना, संविधान में राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। इसलिए सबसे बड़ी सीटें किसके पास हैं? यूपी के पास। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31, क्योंकि उनकी आबादी सबसे बड़ी है। और सबसे कम सीटें हमने 1-1, 2-2 याद कर रखी है ना। कहाँ पे थी? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। और अगर यूटी की बात करें तो पौंडीचेरी भी। 9 राज्य कहे तो 8, टोटल कहें 9। चलो आगे पढ़ेंगे बस। संविधान ये व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों पर 1 और उसके बाद 20 लाख पर 1 के हिसाब से सीट का प्रतिनिधित्व होगा। यानी कितने लाख पर 1? 10 लाख पर। अब 10-10 को फिर एक हद तक के बाद कहा 20 पे 1 आएगा। अगर ऐसा ना करते तो यूपी के 160 एमपी हो जाते। तो लेटर स्टेज में जाके 20 पर 1 रिप्रेजेंटेटिव। अगले पे आ जाओ, 78 पेज पे। ये सारी लिस्ट तुम्हें याद है? एमपी की बताना कितनी है आंकड़ा? ये लिस्ट सबको याद होनी चाहिए। ये बेसिक बैच में पढ़ाती हूँ मैं हमेशा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 78 पे आ जाओ। यूपी के कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 31। लिस्ट क्या थी? जब मैं ये याद कराती हूँ तो मैं ऐसे लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे। तो एमपी की कैसे याद की थी हमने? यूपी की कितनी है? 80, 31। क्योंकि हम सिर्फ राज्यसभा की बात करें तो 31 का जिक्र करेंगे। 31। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48 और 19। लिख लो यहाँ 48, पास में लिखते चलो। ऊपर लिखो 80, 31 लिखी हैं। फिर लिखो 48 महाराष्ट्र में, 19 लिखी हैं। ये तुम सबको याद है कि भूल गए? ये YouTube पे भी पढ़ा रखी है मैंने, और ये याद रखनी है। पेपर में कोई 4 आ जाएंगी, जिसको याद नहीं है फंस जाएगा। फिर एक जैसी लगती हैं। यूपी के बाद क्या था? एमपी। कितनी है? 29, 11। इन्होंने क्या दिया है? महाराष्ट्र। कितनी दे रखी है? 48, 19। इन्होंने पीछे 19 दी हैं। अगली इन्होंने दे दी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कितनी है? 25, 11। इससे अगली क्या दे दी? तेलंगाना। तेलंगाना की कितनी है? 17 और 7। इसका ट्रिक याद है? हाँ, आधी आबादी को कुछ याद ही नहीं है जो पुराने पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत तरीके से, सलीके से याद कराया था कि ये कैसे याद रखने हैं। अब सुन लो, आधे तो अपना सोए रहते हैं। यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, रटनी पड़ेगा, एक डिजिट याद करना पड़ेगा। 80, 31। एमपी में घने जंगल हैं और कोई जंगल में पैसे लेके भाग गया। 2, 9, 11। महा की बनावट में छिपा है महा, मिटा दो 4 और 8। कितना छिपा है? 48 और 19 इसलिए आया क्योंकि यहाँ 8 है तो 18 नहीं आएगा इसकी। और तमिलनाडु के साथ हम इस तरह से याद करते हैं। आंध्र प्रदेश जो है ना, ये 25, 11 है। तेलंगाना से इसको याद करते हैं। तेलंगाना सबसे नया है, 7 स्टार बिल्डिंग बना के बैठा है। कितनी बिल्डिंग? 7 स्टार। 17, 7।
ये किससे काट के बनाया? आंध्र प्रदेश से 4 जोड़ दो और 8 जोड़ दो तो कितनी आ गई? 25, 11। आगे देखो इसी में, ये नए जो बच्चे आते हैं उनको फर्स्ट डे पढ़ा देती हूँ, सेकेंड डे में हफ्ते के अंदर अंदर फटाफट लिखते चलो इनके पास। आंध्र प्रदेश में 25, 11 लिख लो, तेलंगाना में 17, 7, तमिलनाडु में 39, 18, बिहार में 40, 16, पश्चिम बंगाल में 42, 16, कर्नाटक में 28, 12, फटाफट लिखते चलना। मध्य प्रदेश में 2, 9, 11, 29 लिख लो। गुजरात में 26, 11, उड़ीसा में 21, 10, 21 लिख लो। राजस्थान में 25, 10, केरल में 20, 9, पंजाब में 13, 7, असम में 14, 7, झारखंड में 14, 6 लिख लो, यहाँ 14, 6, छत्तीसगढ़ में 11, 5, हरियाणा में 10, 5, जम्मू कश्मीर में 6, 4, वो 5 और 1 अब हो गई ना जब ये अलग हुए, वरना 6 हैं टोटल। हिमाचल प्रदेश में 4, 3, जितने अक्षर उतनी सीटें, हिमाचल में 4, प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 5, 3, नागालैंड में 1, 1, मिजोरम में 1, 1, मेघ मणि त्री में 2, 2 लिख लो, 2, 2 तीनों में, और सिक्किम में 1, 1, अरुणाचल में 2, 1, गोवा में 2, 1, और यूटी में दिल्ली में 7, 3, और एमएलए 70, और पौंडीचेरी में 1, 1। कितने राज्यों में 1, 1 का आंकड़ा है? राज्यसभा में 7 में। कौन सी सीटें हैं ये? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, और नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और पौंडीचेरी, इन सब में 1, 1 है। 9 होंगे टोटल, गिन के देख लो। नागालैंड से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने राज्यों में? 9। ये लाइन ऊपर लिख लो, लिखो भारत के 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में, भारत के 8 राज्यों और 1 यूटी में राज्यसभा की सिंगल या 1 सीट है। भारत के 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की केवल 1 सीट है। हमें ये 9 के 9 याद हैं, जैसे हमें 22 भाषाएं भी याद की थी ना हमने, क्या क्या थी वो? ABGH KKMM, ऐसे ही इनको भी याद रखना। किन में है? 9 राज्यों में और यूटी में मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, पौंडीचेरी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ राज्यसभा के सदस्य जो पीएम बने। वैसे पीएम 99% केस क्या होता है? लोकसभा, लेकिन कई बार जैसे इंदिरा गांधी को अचानक से बनाया गया, मनमोहन सिंह जी का नंबर नहीं था, सोनिया गांधी के एंटी जब बीजेपी हो गई तो मनमोहन सिंह को लाया गया, इसीलिए राज्यसभा के थे। ये टिक कर लो। इंदिरा गांधी 66, 67 में, फिर 67 में ये इलेक्शन जीत के लोकसभा की बनी थी, 71 में भी जीत के बनी थी। ये 66, 67 में अचानक से क्यों बनानी पड़ी? शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, लिख लो यहाँ, शास्त्री की मृत्यु के बाद, वरना फिर एमपी जब बनी ना 67 के इलेक्शन में तो लोकसभा से आई थी, शास्त्री जी की डेथ के कारण। फिर HD देवेगौड़ा, तुम्हारे देश में एक 13 दिन के पीएम बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। किसी को इतनी मिली ही नहीं थी सीटें 273 की, उसकी सरकार बनती तो इनको बना दिया। गठबंधन टाइप का ऐसे एक कचड़ा सा मचा रखा था 96 से 98 तक, उसमें आए थे ये HD देवेगौड़ा। फिर ये भी साल नहीं टिक पाए पूरा, अगले आ गए थे इंद्र कुमार गुजराल, और फिर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर ये 2 कार्यकाल काट के गए थे। ये वो टाइम था जब कांग्रेस देश में जीती थी, UPA सरकार बनी थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, गठबंधन की। नीचे आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ो। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। ये क्या लॉजिक हुआ? क्या कह रहे हैं, किसको हटा सकते हैं? आर्टिकल 63, 64, 65 क्या थे ये? यहाँ उपराष्ट्रपति था, यहाँ वो पदेन सभापति था, और इससे अगले में कहा था असामान्य स्थिति में वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब ये आदमी पहले क्या था? ऑटोमेटिकली बना है ये सभापति, तो जो ऑटोमेटिक पोस्ट मिली है ना उससे हटा नहीं सकते। उससे पहले किससे हटाना पड़ेगा? क्योंकि ये सीधा राष्ट्रपति, ये सीधा सभापति नहीं बना, तो पहले इस पोस्ट से हटाओ, ये तो ऑटोमेटिकली खाली होगी। इस पोस्ट से हटाने की पावर किसके पास है?
राज्यसभा प्लस लोकसभा। मैंने लोकसभा प्लस राज्यसभा नहीं लिखा क्योंकि इस आदमी का डायरेक्ट काम इस पोस्ट पे नहीं होता, इस पोस्ट पे होता है, तो दिक्कत किसको होगी? राज्यसभा। भाई जब कोई काम करेगा ना तो ही दिक्कत देगा, कोई काम ही नहीं करेगा तो दिक्कत क्या देगा? इस पोस्ट पे कोई काम नहीं है तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। ये काम करता है पदेन सभापति, तो वही दिक्कत होगी ना, और जिसका ये सभापति है उसी को दिक्कत होगी, तो इसको हटाने की पावर कौन रखती है? लेकिन क्योंकि इसको बनाते टाइम उपराष्ट्रपति को लोकसभा भी आई थी, तो उनसे पूछ लेंगे कि जी ऐसे ऐसे ढंग से काम नहीं कर रहा, हटा दें। इनकी हामी जरूरी है लेकिन इनका बहुमत जरूरी है, ये दो अलग बातें हैं। हामी का मतलब सिर्फ हाँ कर दें साधारण बहुमत के साथ, लेकिन इनका चाहिए विशेष बहुमत 2/3, क्योंकि इन्हीं का ये मेन आदमी है, काम भी यही करता है, सैलरी भी ये इसी की लेता है। ये तो दिखावटी नाम था ना बस, पर पेपर में आए तो ये तीनों आर्टिकल हमें याद रखने हैं। अब देखो अगला पॉइंट वही कह रहा है, ये कह रहे हैं राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वो सभापति बाद में बना था। पहले क्या बना था? आर्टिकल 63 में वो क्या बन के बैठा, फिर 64 में क्या बन के बैठा, और 65 में वो बन गया, क्या बन गया? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 6 महीने के लिए। नेक्स्ट पढ़ना, उपसभापति को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो समझाया वही पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो। उपसभापति को, अच्छा ये उससे अगला आ गया, उपसभापति राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव करके हटाया जा सकता है। राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकती है। जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, राज्यसभा सभापति को हटाएगी या उपराष्ट्रपति को? किसकी हामी लेगी? क्योंकि बनाते टाइम दोनों आए थे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, तो अगर हटा रहे हैं तो हटाने का जिम्मा किसका? राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा का वो काम ही नहीं करता, काम किसका करता है? राज्यसभा। लेकिन उनसे बनाने के टाइम पे पूछा था ना, तो उनसे हामी जरूर लेंगे। क्या उपसभापति को हटाते टाइम भी लोकसभा से पूछेंगे क्या? क्यों नहीं पूछेंगे? इनका था, ये दोनों ने मिलके बनाया ही नहीं था, इन्हीं का था, यही हटा देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। अंडरलाइन कर लो, ऐसा नहीं होगा कि एक बैठक बुलाई जा रही है और बुलाई जा रही है कि इसको हटा दें क्या, और उसका हेड खुद ही वही बन गया, यानी उपराष्ट्रपति, जिसका एक नाम क्या है? सभापति। ये बैठक का मुखिया है और बैठक डिसाइड करने वाली है कि इसको हटाना है कि नहीं हटाना। तो क्या ऐसा हो सकता है जिसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, तो अगर वही मुखिया है तो कार्यवाही होगी ही नहीं, इसलिए पॉइंट लिखा है। राज्यसभा की शक्तियां अभी तुम छोड़ दो, अभी ये नहीं पढ़ेंगे, अगले पेज पर आ जाओ। शक्तियां पढ़ाऊंगी एक दिन बाद जब थोड़ी समझ बन जाएगी। 79 पेज पे आ जाओ। राज्यसभा की विशेष शक्तियां जिनके कारण ये कौन सा सदन बनेगी? उच्च। कौन से दो आर्टिकल तुम्हें याद रखने हैं? 249 और 312। एक में कहेंगे नए IAS IPS, एक में कहेंगे राज्य सूची का टॉपिक, तुम देख लो। पेज नंबर 79 पे आ जाओ। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, पहली हेडिंग, पहला पॉइंट पढ़ो। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का? पहली लाइन यही टिक कर लो, राज्यों की मेन है ये। फिर पढ़ना, इसका उद्देश्य है राज्यों के हितों का संरक्षण करना, इसीलिए राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए अंडरलाइन करो, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है, उसको राष्ट्र हित में संघीय सूची या केंद्र सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? ऐसा क्यों किया गया? 3 सूचियां तुम्हें बताई थी, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती। इनमें से किस पे आपके देश की केंद्र सरकार कानून बनाएगी? ये कौन से टॉपिक होंगे जो किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं? देश के लिए ना। सुरक्षा, पैसे, नागरिकता, परमाणु, आयुध, लड़ना, जनगणना, निगम कर, ये देश के टॉपिक है। लेकिन राज्य के टॉपिक ऐसे थे जिनमें आपकी राज्य की सरकार, जैसे पुलिस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, भाई हमें पुलिस में इतनी हाइट के लोग भर्ती करने हैं, इतने मिनट में इतनी रेस करवानी है। अब देश कहे कि नहीं, मैं बताऊंगा कि तुम्हें कितने मिनट में कितनी हाइट में भर्ती करना है, तो ये ठीक है या गलत है?
हर राज्य की अपनी मर्जी। तुमने देखा पंजाब पुलिस में लोगों की हाइट ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, जबकि अगर तुम उत्तराखंड पुलिस को देखो तो उनकी हाइट छोटी होती है। कारण हर जगह का रहन सहन खान पान सेम नहीं होता और उस पर आपकी हाइट, हेल्थ, शरीर की बनावट का असर पड़ता है। तो ये डिसीजन राज्य सरकार लेगी या केंद्र डिसाइड करेगी? अगर राज्य सरकार के इस मामले में केंद्र सरकार टांग अड़ाएगी तो राज्य एंटी हो जाएंगे। यानी वो लिस्ट जिसमें राज्य सूची का विषय जिसको कहते हैं, इस पे आपका सीएम और आपके एमएलए मिलके कानून बनाते हैं। अगर कोई लिस्ट यहां से उठा के इनको सौंपनी है तो ये दादागिरी करेंगे या ये अपनी मर्जी से देंगे? अपनी मर्जी से। अब एक एक राज्य थोड़ी डिसीजन लेगा, इन सब की ही तो सभा है जिसको आप क्या कहते हो? राज्यसभा। राज्यसभा का डिसीजन हर राज्य मानेगा। तो एक एक राज्य से नहीं पूछेंगे, राज्यसभा इकट्ठी कहेगी ठीक है भाई, हमें लगता है हमारा ये टॉपिक केंद्र को सौंप दिया जाए। फिर कोई राज्य कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि डिसीजन किसने लिया? अगर ये डिसीजन आपकी लोकसभा ले ले तो कौन एंटी हो जाएंगे? और वो कहेंगे हमारे कैसे इसने डिसीजन ले लिए। तो इसलिए केंद्र दूर खड़ा रहता है। राज्य सूची पे क्या करना है ये राज्य सभा डिसाइड करेगी। वो टॉपिक राज्य के पास रखना है या हमें ट्रांसफर करना है। अगर ये बोलेंगे ना तो कह देंगे दादागिरी है, अपनी मर्जी से देखो उठा के हमारा टॉपिक अपने आप ले लिया। इस सेम टॉपिक को अगर ये दे दे तो ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सभा इनकी है। लेकिन अगर यही सेम काम लोकसभा ने कर दिया तो ये कहेंगे हमारा शोषण हो रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा। तो ये इन्होंने सिरदर्दी हटा दी और कह दिया अगर राज्य सूची को सौंपना है कोई टॉपिक किसको, तो किससे पूछ लेना, बस उसमें बुरा बनेंगे ही नहीं। राज्यों को जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। अगला पॉइंट देखो वही है। ये सारे समझने के पॉइंट हैं। अब जिसने नहीं समझे ना, पेपर में जब वो उसमें आएंगे ना घुमा फिरा के, देखा पॉलिटिकल टफ आने लग गई है, वो ऐसी चीज पूछते हैं जो जिसने नहीं समझी वो टिक नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको समझा रही हूँ पॉइंट्स को। ध्यान से देखो, अब पढ़ो इस पॉइंट को। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों का संरक्षण करना है। इसीलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार, इसको अंडरलाइन कर लो, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है, उसको राष्ट्र हित में संघीय सूची में या समवर्ती सूची में ट्रांसफर करना चाहे तो उसमें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये काम का और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, संविधान के अनुच्छेद 249, इसको अंडरलाइन करो, 249, अब सिर्फ पढ़ो, के अनुसार राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अपने उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत, इसको अंडरलाइन कर लो। कौन सा बहुमत होता है ये विशेष बहुमत, अंडरलाइन रखना। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। कौन कर सकता है ये काम? राज्यसभा। क्या लोकसभा ऐसा कर सकती है? नहीं, क्योंकि लोकसभा को कहेंगे दादागिरी दिखा रही है। तो किसको कहते हैं कि तुम देख लो अपने आप? राज्यसभा। उसमें कोई भी मना क्यों नहीं करेगा? क्योंकि किसकी सभा थी? राज्यों की, तो कोई बोलेगा ही नहीं। नेक्स्ट टिक करना 312, अनुच्छेद 312, इसको पढ़ लो। राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, टिक कर लो, 2/3 सदस्यों के बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। हम अच्छी तरह जानते हैं अखिल भारतीय सेवाएं सिर्फ भारत में 3 हैं, IAS, IPS, IFS। इस F का मतलब क्या है? एक IFS फॉरेन सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन वो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। आपके देश में 3 तरह की सर्विसेज हैं। एक कहलाती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, नंबर 1 सर्विसेज होती हैं, और इसमें किसी भी अफसर को हटाने की औकात किसी राज्य के ना राज्यपाल की है, ना CM की और ना मंत्री की। जिस जिले में SP बैठे होते हैं या DC बैठे होते हैं, वो ये DC यही तो बनते हैं, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये बनते हैं। इन्हीं लोगों को सीधे जिला संभालना है, क्योंकि DC का काम है प्रशासन और पुलिस का काम है सारा SP के अंडर। इनको तुमने देखा है कई बार ये भिड़ जाते हैं। अभी मैं कल परसों भी देख रही थी, अनिल विज और कोई शिकायत कर रहा था, कोई MLA
एक एसपी की, ध्यान नहीं मुझे किस जिले की थी, तो वो एसपी जवाब दे रहा था, बिल्कुल वो चुप नहीं बैठा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा अफसर है जिसने देश के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया, उसको दिमाग तो उसके अंदर होगा ना। और कोई भी विधायक अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए अगर उसकी इमेज को डाउन करेगा तो वो जवाब देगा, और अगर उसके जवाब से कोई मंत्री ना खुश है तो बेशक हुआ रहे, क्योंकि इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका हद से हद क्या नुकसान कर सकता है कोई मंत्री? इनका कैडर चेंज नहीं कर सकता। अपने राज्य में अगर यहाँ है ना तो यहाँ भेज देगा बस, हरियाणा से निकाल नहीं सकता उस एसपी को, चाहे वो संगीता कालिया हो या कोई भी हो। लेकिन अपने राज्य में भी तो जिले अलग अलग होते हैं ना। अब कोई मान लो पंचकुला में बैठा था तो उसको कितना फायदा था, और उठा के कहाँ भेज दिया? मेवात। तो मेवात में भेजने पे देखो उसके परिवार की तो लाइफ खत्म बराबर हो गई, ना वहाँ सड़कें अच्छी, ना वहाँ रिसोर्सेज अच्छे। पंचकुला में तो उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसकी वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा माहौल, उसके लिए भी, लेकिन अब मेवात में तो बैठ गया ना। तो ऐसे परेशान कर सकते हैं, बाकी इनको नौकरी से कोई हटा नहीं सकता। अगर इनको हटवाना है ना तो राष्ट्रपति के पास बात जाएगी, और राष्ट्रपति कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने राज्य के एसपी और डीएसपी से तुम लोग उलझते हो। डीएसपी फिर भी दबेगा, क्योंकि डीएसपी उस राज्य के, मान लो एचसीएस है या यूपी पीसीएस है, इनसे लगते हैं, इनके तो तबादले भी कर देंगे और इनको परेशान भी कर देंगे। इनको कोई परेशान नहीं कर सकता। कौन से लेवल पे हैं ये? ऑल इंडिया सर्विसेज पे। इसके बाद आती है सेंट्रल सर्विसेज, जो केंद्रीय सेवाएं हैं। ये केंद्रीय सेवाएं केंद्र में ही काम करते हैं। एक बार आईएएस बनने का मतलब होता है कुछ साल उस आदमी को फील्ड पे काम करना है किसी जिले में, और उसके बाद सरकार उसको अपना सचिव बना लेगी। सबसे बड़ी पोस्ट किसी भी सरकार की अगर नौकरी में है ना तो वो होती है जब वो भारत सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाते हैं। इससे बड़ी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सरकार की नजरों में रहना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट का एक सचिव होता है। इसको इनकी भाषा में कहते हैं नौकरशाही। सुन के लग रहा है ये कैसा शब्द है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी इज्जत लगती है। ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और यही डिसीजन मेकर हैं, हर चीज का डिसीजन यही लेते हैं, लेकिन उस पर ठप्पा लास्ट लगता है किसी भी मंत्री का। आपके देश में मंत्री अनपढ़ भी हो सकते हैं, 12वीं पास भी, अनपढ़ भी, अंगूठा छाप भी। मंत्रियों को देश चलाने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ज्ञान की कमी है, लेकिन ये वो लोग हैं जो देश के बेस्ट पढ़े हुए लोग हैं। सारी प्लानिंग्स यही लोग करते हैं, बस नाम किसका चलता है? मंत्रियों का। दिक्कत यह है कि ये सब भी अपना काम भूल जाते हैं मंत्रियों के अंडर आके। आजकल पढ़ रहे हो वो महाराष्ट्र में क्या उन्होंने बयान दिया, कमिश्नर, पता होगा ना सबको, कि मंत्री जी हमें क्या कहते थे, एक महीने में 100 करोड़ रुपए, एक महीने में। तो 100 करोड़ एक आदमी नहीं खाता, 100 करोड़ नीचे से ऊपर तक बंधे हुए होते हैं। 100 करोड़ एक महीने में इकट्ठे करने हैं। तो तुम देखो कितनी बड़ी घपलेबाजी हर जगह चल रही है, और कुछ नहीं होना। 2 महीने बाद देख लेना, पूछ लेना कहाँ गए, तो किसी पे कोई असर नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ एक जगह की बात थी। ऐसे कितने डीसी काम कर रहे हैं, कितने एसपी काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर कितने प्रेशर हैं कि इतने रुपए बना के दो। अब इतने रुपए बनाने में वो उगाही किससे करते हैं? जनता से। तभी तो ये देखे 10-10 रुपए के लिए खड़ी रहती है पुलिस की, 10 रुपए इकट्ठे, क्योंकि इनको भेजने होते हैं आगे। तो बड़ा दिक्कत का काम है इनका बेचारों का। चलो पढ़ो। हम पहुंचे राज्यसभा पे ना। 312 जल्दी से पढ़ लेंगे। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। कितनी है अखिल भारतीय? 3। अगला टिक करो। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। ये लिखित में है। साल में कितने अधिवेशन? 2। अधिवेशन क्या होते हैं? सेशन, जिसमें सब बैठते हैं और डिस्कशंस होते हैं, कानून बनते हैं। नेक्स्ट टिक करना। उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों राज्यसभा में ही? क्यों? क्योंकि ये काम ही वहां करता है। लोकसभा में कोई काम धाम है ही नहीं, तो उनको क्यों हटाना पड़ेगा? नौकरी से वो हटाएगा ना जिसके यहाँ नौकरी करता है। नौकरी कर रहा है एक घर में, हटाने वाला दूसरा घर कौन है? तो दूसरा घर यहाँ लोकसभा है। वो क्यों हटाएगी? हटाएगी कौन? राज्यसभा। अगला टिक कर लो। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होता है? हाँ, अब जल्दी से मुझे बताओ कितने कार्यकारी राष्ट्रपति तुम्हारे देश में आज तक आए हैं? 3 आए हैं। कार्यकारी का मतलब होता है एक्टिंग। अब सुन और समझ लो, आपके देश में आज तक एक्टिंग प्रेसिडेंट सिर्फ 3 आए हैं, और एक्टिंग तब आते हैं जब कोई मर जाए या कोई हट जाए या इस्तीफा दे दे। आपके सिर्फ 2 राष्ट्रपति आज तक टाइम से पहले गए हैं। एक थे जाकिर हुसैन और एक थे फखरुद्दीन अली अहमद।
ये फखरुद्दीन जब हटे एक्सपायर हो गए तो उनका काम संभालने आए B.D. जत्ती, और जब ये एक्सपायर हो गए तो 2 आदमी आए, एक B.V. गिरी और एक M. हिदायतुल्ला, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। वो 2 बार बने हैं, दोनों बार एक्टिंग ही बने हैं, वैसे नहीं बन पाए, वैसे बने वो उपराष्ट्रपति। चलो इसमें टिक करना। तो उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन के दौरान राज्यसभा के उपसभापति द्वारा सभापति के रूप में काम किया जाता है। तो अगर सभापति हटके सभापति की कुर्सी से और राष्ट्रपति बन जाए तो फिर सभापति का काम कौन करेगा? कॉमन सेंस से उपसभापति ही करेगा। अगला पॉइंट टिक करना। राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ। क्या नाम रखा गया इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कब तक ये नाम चला? 54 तक। 54 में नाम क्या पड़ा? राज्यसभा। अगला लोकसभा, जल्दी से टिक करेंगे, सारा हमें आता है भाई। ये सिलेबस पूरा नहीं होगा अभी। रोज तुम लोग 2:15 बजे तुम्हारी छुट्टी होती है, 2:20 पे, 2 बजे 15 मिनट है, तो इस टाइम का क्या यूटिलाइज करोगे? घर जाके करोगे क्या? पढ़ लो ये। मैं अपने आप क्लास छोड़ दूंगी 2:15 बजे, मुझे भी चिंता है कि तुम सुबह से बैठे पढ़ रहे हो, है ना। पहला पॉइंट देखो, लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है, अंडरलाइन करना, जनता की। इसे भारत की संसद का पहला सदन, लोक सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट भी टिक कर लो। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। क्या अब ये ठीक है? ये जब मैंने किताब भेजे थे ना उनके पास बना के, तब तक 2020 नहीं आया था, 19 में ये बनाई थी, तब तक ठीक था ये पॉइंट। लेकिन जनवरी 2020 में ये पॉइंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए। इसको पढ़ लो। जिनमें से 503 सदस्य और यूटी क्षेत्रों से 20 सदस्य। इस लाइन को अब काट दो। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से। यहां लिख लो अब नहीं, जनवरी 2020 से। अब खत्म है ये पिछले साल से, अब नहीं। 2 वाला पॉइंट काट देंगे। कौन सा आर्टिकल अब हमारे लिए काम का नहीं है? देश के लिए 331 और राज्य के लिए 333, दोनों यूजलेस हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें भी थोड़े चेंजेस हम खुद कर लेंगे। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545। क्या ये 20 में रही? नहीं, 543। इसके ऊपर लिख लो। 2 ये एंग्लो इंडियन हमने ऊपर लिख लिया, अब नहीं है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य 29 राज्य, तब तक 29 थे, अब 28 हैं, लिख लो 28। और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 आंग्ल भारतीय, अब नहीं है ये, तो इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ पढ़ेंगे। आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत। यहाँ लिख लो 104वां संविधान संशोधन, अब नहीं, तो ये हट गया। अब 104वां संविधान संशोधन 331 के पास लिख लो, अब ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट टिक करना। लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण, कौन सी जनगणना? एक राज्य को जितनी सीटें दी, क्या वो राज्य उन सीटों को घटा बढ़ा सकता है? मान लो हरियाणा को कह दिया 10 सीटें हैं, तो क्या ये घटा बढ़ा सकता है? कब तक नहीं? 2026। लेकिन हरियाणा ने जो अपने 10 सीटें अलग अलग जगह से बनाई, क्या ये इन अलग अलग में बदलाव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और किया। 2001 की जनगणना, किस सीटों में कोई गांव पहले किसी सीट पे थे, अब वो किसी और सीट पे गिने जा रहे हैं। लेकिन टोटल सीट का परिवर्तन किससे पहले नहीं होगा? पेपर में आएगा जनसंख्या कौन से सन की मापी जाती है? 71। लेकिन क्षेत्रों का पुनर्सीमन किसके अकॉर्डिंग कर दिया? 2001 की जनगणना। अगला पॉइंट वही है, इसको पढ़ो और समझो। लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर। ये कब तक चेंज नहीं होगा? 2026। लिख लो यहाँ, 2026 तक सेम रहे। अच्छा, अगला ही पॉइंट है, छोड़ दो। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा और विधानसभा की सीटों का 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर देखो, इसी को एक्सप्लेन कर दिया, दोनों पॉइंट्स को जो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट पढ़ो, राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 71 की जनगणना के आधार पर होगा। और सेकंड टिक करना, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन 2001 की जनगणना। तो प्रदेश के अंदर आप कुछ भी करो, देश में टोटल में आप में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यूपी के पास कितनी सीटें हैं?
अब उसने पूरे यूपी में से 80 सीटें अपने हिसाब से बना रखी है ना। वो 2001 के अनुसार मान लो इस सीट में जितने गांव पड़ते थे, अब उसने दूसरी सीट के कुछ गांव भी इसमें आने लग गए। तो ये कौन सी जनगणना के अनुसार किया? 2001। लेकिन टोटल सीट आज भी कितनी है इसकी? 80। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता देश के स्तर पे, ये अपनी सीटों को घटाए बढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे चरखी दादरी है, एक जिला बना, तो क्या सीटों में बदलाव आया? नहीं आया। यूपी अपने जिले बढ़ाए घटाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान, टोटल नंबर ऑफ एमपी सीट्स 2026 तक नहीं बदलनी। ये दोनों पॉइंट वही बात बार बार कह रहे हैं। अगला पॉइंट पढ़ लो। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन कौन सी जनसंख्या के आधार पर? ये प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश में सीटें उतनी की उतनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि, अंडरलाइन करो, लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। वैसे जनरली 10 लाख पे एक है, और अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो 20 पे। फिर ये 5 क्यों कह रहे हैं अब? क्योंकि जहां जनसंख्या बहुत कम है, हमने एक एक वाले भी तो पढ़े, वहां टोटल आबादी मान लो 10 लाख है या 8 लाख है, तो फिर कैसे? वो 10 लाख की कंडीशन नहीं, वहां 5 की कंडीशन पे एक को कर दिया। क्योंकि ऐसे कितने राज्य हम पढ़ के आए? 8, और एक यूटी जिनकी आबादी बहुत ही कम है। नेक्स्ट, एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट पढ़ लो। पुनर्परिसीमन के बाद 15वीं लोकसभा में टिक करना। अब कौन सी लोकसभा चल रही है? लिख लो, वर्तमान में 17वीं। 16वीं खत्म हुई थी ना पिछले से पिछले साल, वर्तमान में 17वीं। तो 15वीं लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए। टोटल कितनी सीटें हो गई है? पेपर में ऐसे पूछा हुआ है एससी एसटी की कितनी सीटें हैं, तो इनको टोटल कर लो, कितनी हो गई है? इतनी सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। कहाँ आरक्षित हैं ये? लोकसभा में। क्या कोई आर्टिकल भी है? 330 और 32, पीछे तुम 31 33 पढ़ रहे थे, इन्हीं का आर्टिकल है। ये टिक कर लो। 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए। इसके बाद एक पॉइंट पढ़ लो अगला भी। 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क हम सब जानते हैं 18+। अगला पॉइंट टिक करना। 61वां संविधान संशोधन 1989, भारत में अब 18 साल की आयु वाले व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट भी टिक करो। लोकसभा में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया गया। अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 330। जैसे ये कह रहे हैं टोटल किसी राज्य में, एक एग्जाम्पल है, हरियाणा में मान लो 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो कितनी एससी के लिए हैं यहाँ? 2। क्या एसटी की भी कोई सीट है क्या? क्योंकि हरियाणा में एसटी है ही नहीं, तो सीट भी नहीं है। जैसे यूपी की बात करें, कितनी सीटें हैं? 80। इनमें से लोकसभा में सीटें क्या एससी एसटी की डिसाइड की गई होंगी? हर राज्य की अलग अलग है, आपको सबकी नहीं याद करनी, लेकिन हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में टोटल में से एक हिस्सा किसको पकड़ा दिया? एससी एसटी। पूरे देश के मिला के एससी एसटी कितने आएंगे? 84। और एसटी कितने होंगे? 47। ये पूरे देश में से होंगे लोकसभा में बैठने वाले, जिसमें से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। हरियाणा में से कितने गए हैं? 2। टोटल 10 गए हैं, जिनमें से 8 जनरल पर हैं और 2 एससी हैं। पूरे देश से एससी कितने आने वाले हैं? 84। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहां की जनसंख्या। यानी ये कुल कितनी सीटें हो गई? 131 सीटें। ये किसके लिए आरक्षित हैं? एससी और एसटी के लिए। 47 और 84। अगला जल्दी से पढ़ो, यही पॉइंट सेम है, इसको लिख लेना अपने आप जो मैं बताऊं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। कौन सा आर्टिकल है ये चल रहा है या हटा दिया? ये अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया। लिख लो यहाँ 104वां संविधान संशोधन, बस इतना लिख लो। हाँ, अगला लिख लो, मेंशन मैंने अमेंडमेंट नहीं किया, 104वां अमेंडमेंट, ठीक है। और अगर पूछे क्या राज्यों के लिए भी है ये? बिल्कुल है, आर्टिकल 332 लिखो यहाँ, 332 राज्यों के लिए है। अनुच्छेद 332 राज्यों में एससी एसटी, विधानसभा में।
अगला पॉइंट टिक कर लो, प्रारंभ में भी व्यवस्था कितने सालों के लिए थी और अब 2020 में क्या कर दिया, अगले 10 सालों के लिए भी सेव कर दिया। नेक्स्ट पढ़ना, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से कितने साल का होता है, 5 साल। आपातकाल के दौरान, अंडरलाइन कर लो, इसको पहले समझ लो, आपातकाल कितनी बार लगा है, जब आपातकाल है तो कोई मुसीबत देश पर है, क्या लोकसभा के इलेक्शन बीच में करवाने जरूरी है या जरूरी नहीं है, नहीं है। उस कंडीशन में इसका कार्यकाल अगर खत्म होता हो तो क्या करें, बढ़ा दें, कितने सालों के लिए। हाँ, इसको ध्यान से सुन और समझ लेना, आधों को ये नहीं पता 6 महीने है, साल है या कई साल है। अगर आर्टिकल 352 से देश में आपातकाल लगा, तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, बहुत भयानक स्थिति है, तो इसका कार्यकाल बीच में खत्म हो रहा है इन केस, तो सबसे पहले इसको तुरंत लगा देंगे, 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा की परमिशन लेंगे। अगर लोकसभा राज्यसभा परमिशन दे दें तो ये आपातकाल 6 महीने चलेगा। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो फिर से इसको 6 महीने बढ़ा देंगे, और नहीं सुधरी तो 6 महीने करते 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 अनंत काल तक इसको बढ़ा सकते हैं। और अनंत का मतलब होता है जितनी जरूरत पड़े, जिसका कोई अंत ना हो। और तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है 1962, जब चीन ने तुम्हारे देश के ऊपर अटैक किया तो पंडित नेहरू की सरकार थी और राधा कृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति थे। लगातार 6-6 महीने करके बढ़ाते 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 1968 तक स्थिति काबू में आई थी, क्योंकि इसी बीच में पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर अटैक कर दिया था 1965। तो हमने इसको हटाया नहीं 352 को, लगाते लगाते 6-6 महीने कहां तक ले गए, 68 तक, तो कई साल हो गया। इसलिए 1 साल मत टिक करना, 6-6 महीने करके कोशिश करते हैं 1 साल में स्थिति सुधरे, ना सुधरे अनंत काल। अगला पॉइंट पढ़ के देखो, वही बता रहे हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। क्या लगातार 1 साल या 6-6 महीने करके, यहाँ लिख लो 6-6 महीने, परमिशन लेनी पड़ती है हर 6 महीने, 1 साल लगातार बिना परमिशन के नहीं चल सकता। फिर पढ़ो, आपातकाल की घोषणा लागू न रहने पर लोकसभा की अवधि का विस्तार 6 महीने से अधिक नहीं होगा, फिर खत्म करनी पड़ेगी। 1976 को अंडरलाइन कर लो, किसी को याद है ये कौन सा काल था, इंदिरा गांधी आपातकाल, ये वो टाइम था। 76 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, इसको 75 बना लो, 75 से बढ़ाया था, मतलब 75 तो ऑलरेडी चल रहा था, फिर 76 में कह दिया कि बढ़ा रहे, क्योंकि 76 में इलेक्शन होने थे जो नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट भी टिक करना, लोकसभा की गणपूर्ति कोरम कितना है, ये 1/10 टिक कर लो। सदस्य संख्या का 10वां भाग, 55 मत टिक करना, 55 बदल सकता है, 10वां भाग याद रखना। नेक्स्ट भी टिक करना, लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं हैं, पहली योग्यता वो भारत का नागरिक हो। अगली टिक कर लो, आयु कितनी हो, 25 साल। तीसरी, किसी सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। क्या होता है लाभ का पद, सरकारी नौकरी पर ना हो, लिख लो यहाँ, सरकार से पैसे ना लेता हो, चाहे वो चपड़ासी हो, वो लाभ का पद है। क्या एमपी भी लाभ का पद है, राष्ट्रपति लाभ का पद है, करोड़ों रुपए कमाने वाले पद लाभ के पद नहीं है, लेकिन ग्रुप डी भी लाभ का पद है क्योंकि सरकार से तनख्वाह लेता है। नेक्स्ट टिक करना, लोकसभा का अध्यक्ष, चलो इसको कल पढ़ाऊंगी क्योंकि समझा के तब पढ़ाया जाएगा।